जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अगर आप लोगों को याद हो, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था, टॉपिक स्टार्ट किया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाज आवर बेसिक टॉपिक ऑफ डिस्कशन। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हम इसलिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि हम ये देखना चाह रहे थे कि बिज़नेस जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है तो उस इन्वेस्टमेंट्स के इन्वेस्टमेंट आज होती है, रिटर्न्स फ्यूचर में होते हैं, देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस। उस टाइम डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखी थी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में, कि बिजनेस ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है जब बिजनेस को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो उस इन्वेस्टमेंट का पैटर्न यही होता है कि इन्वेस्टमेंट आज करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं फ्यूचर में। तो डिसीजन मेकिंग के लिए वी नीड टू कंपेयर टुडेज कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर रिटर्न्स की को कंपेयर करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉर वैल्यूएशन पर्पज़। वैल्यूएशन बिजनेस के डिफरेंट डिसीजंस के लिए, बिजनेस के डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए बिजनेस को अपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को वैल्यू करना पड़ता है, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, और ये वैल्यू डिपेंड करती है ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज, ऑन फ्यूचर बेनिफिट्स। तो यहाँ पे भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। तो इस चैप्टर में हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ वैल्यू। तो वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं, बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं कि ये वैल्यू बेसिकली है क्या। तो वैल्यू, एक टाइप ऑफ वैल्यू इज़ नोन एज लिक्विडेशन वैल्यू. Liquidation value basically represents the amount of money that could be realized if an asset or group of assets is sold separately from its operating organization. अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई बिजनेस किसी एसेट में और उसकी लिक्विडेशन वैल्यू फाइंड आउट करने की बात की जाए, तो लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब है कि एक एसेट जब लिक्विडेट हो जाए, लिक्विडेट का मतलब है जब वो कैश में कन्वर्ट हो। तो कोई एसेट कैश में कन्वर्ट कब होता है? जब वो डायरेक्टली सेल आउट हो सके। तो लिक्विडेशन वैल्यू बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वो अमाउंट ऑफ मनी, वो कैश जो जिस प्राइस पे, जिस कैश पे एक एसेट जो है वो अपने बिजनेस से हट के सेपरेटली सेल आउट हो सके। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मशीनरी है, मैं उसकी लिक्विडेशन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो लिक्विडेशन वैल्यू विल बी कि ये मेरी मशीनरी किस प्राइस पे मार्केट में सेल हो सकती है। Another type of value or terminology which is used when valuing your business, उसमें आता है गोइंग कंसर्न वैल्यू। गोइंग कंसर्न वैल्यू का मतलब है कि ये बेसिकली वैल्यू रिप्रेजेंट्स द अमाउंट अ फर्म कुड बी सोल्ड फॉर एज अ कंटिन्यूइंग ऑपरेटिंग बिजनेस। गोइंग कंसर्न, आपको अगर याद भी हो, अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, जो ये स्टेट करता था कि अ बिजनेस इज गोइंग टू ऑपरेट फॉर एवर। तो अगर हमने इस कॉन्सेप्ट, इस प्रिंसिपल को बेसिस बना के अपने बिजनेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फिर हमारे लिए ये जो वैल्यू कहलाएगी, इसको गोइंग कंसर्न वैल्यू कहते हैं। दिस इज वैल्यू ऑफ द फर्म दैट that is considered, or that is considered to continue its operation for a very long period of time. तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि लिक्विडेशन वैल्यू है वो वैल्यू जो कि एक बिजनेस एस्टिमेट करता है अपने किसी भी एसेट की या ओवरऑल अपने बिजनेस की भी कर सकता है, जो वैल्यू एस्टिमेशन की जाए एट द एंड ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। जब बिजनेस की मैनेजमेंट ये सोच रही हो कि हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस ख़त्म हो रहे हैं, तो अब हमारे एसेट्स की वैल्यू कितनी है। जबकि गोइंग कंसर्न वैल्यू रिप्रेजेंट करती है किसी ऑन गोइंग बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, मेरा बिजनेस है, मैं एक मशीनरी ओन करती हूँ, मैं अपने बिजनेस को ख़त्म करना चाह रही हूँ, मैं अपने बिजनेस को बंद कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रही हूँ। तो मैं उस टाइम पे अपने एसेट की वैल्यू एस्टिमेट करना चाहूँगी, तो मेरे पास क्या तरीका होगा? मैं मार्केट से पता करूँगी कंडीशन उस मशीनरी की कैसी है, मार्केट में कोई और बंदा मुझसे वो मशीनरी किस प्राइस पे ख़रीद सकता है, ये डिसाइड करेगा क्या? उस मशीनरी की वैल्यू, ये लिक्विडेशन वैल्यू है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ मेरा बिजनेस एक ऑनगोइंग बिजनेस है, ठीक है, चल रहा है बिजनेस, मेरे बिजनेस में मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, उस मशीनरी से प्रोडक्शन होती है, वो प्रोडक्ट में सेल करके बेनिफिट कमाती हूँ, सेल्स होते हैं, मेरे रेवेन्यू जनरेट होते हैं, मेरा कस्टमर मेरे साथ रहता है,
मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है। अब इस ऑनगोइंग बिजनेस में मेरी मशीनरी की वैल्यू जो है वो कोई मार्केट वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकता। मेरी उस मशीनरी की वैल्यू डिपेंड करेगी ऑन द करंट बिजनेस ऑपरेशंस। ये गोइंग कंसर्न वैल्यू है। ठीक है, तो हम वैल्यूएशन में दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर वी आर फाइंडिंग द लिक्विडेशन वैल्यू और गोइंग कंसर्न वैल्यू। अगर लिक्विडेशन वैल्यू की बात है तो उसका मतलब है सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता होगा। गोइंग कंसर्न वैल्यू की बात अगर हम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे उस फ्यूचर डिफरेंट फ्यूचर बेनिफिट्स को भी जो कि हमें उस एसेट, उस बिजनेस, उस प्रोडक्ट से मिल सकते हैं। फिर वैल्यू में हम कुछ और टर्म्स यूज़ करते हैं। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का टर्म आप अक्सर देखोगे। बुक वैल्यू बेसिकली कैन बी दिस टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एन एसेट और फॉर एन ओवरऑल फर्म। अगर हम एसेट्स की बुक वैल्यू की बात करते हैं तो सिंपली एसेट्स की बुक वैल्यू का मतलब है आपके अकाउंट्स में, आपकी बुक्स में जो एसेट की वैल्यू लिखी गई है, दैट इज़ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। इट इज़ बेसिकली कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस इट्स एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। मैंने आज से 2 साल पहले मशीनरी ख़रीदी थी, 50,000 की मशीनरी परचेज़ की थी। ठीक है, और इन 2 सालों में वो बिज़नेस $10,000 से डिप्रिशिएट हो चुका है। तो मेरे उस एसेट की बुक वैल्यू अब क्या है? 50,000 माइनस 10,000, 40,000 इज़ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। अगर हम पूरी फर्म की बुक वैल्यू की बात करें कि पूरी फर्म की बुक वैल्यू कितनी है, तो इट इज़ बेसिकली टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ एंड प्रेफर्ड स्टॉक जो कि बैलेंस शीट में लिखे गए हैं। दैट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, कि फर्म कितनी वर्थ रखता है। और सिंपली इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी स्टॉक्स दैट रिप्रेजेंट्स द बुक वैल्यू ऑफ द फर्म। फिर मार्केट वैल्यू की बात आती है। मार्केट वैल्यू बेसिकली रिप्रेजेंट्स द मार्केट प्राइस एट विच एन एसेट ट्रेड्स। किसी भी किस्म का बिजनेस का एसेट हो, वो किस प्राइस पे मार्केट में ट्रेड होता है, किस प्राइस पे मार्केट में सेल होता है, उसको हम मार्केट प्राइस ऑफ एसेट कहते हैं। फिर हमारे पास एक और वैल्यू की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू रिप्रेजेंट्स द प्राइस अ सिक्योरिटी और एन एसेट ought to have based on all the factors bearing on valuation. Intrinsic value basically बताता है कि किसी एसेट की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं एक मशीनरी की एग्जांपल ही लेती हूँ। मैंने मशीनरी ख़रीदी थी 10,000 की। ठीक है, आज से 10 साल पहले मशीनरी ख़रीदी 10,000 की। आज से 2 साल पहले मशीनरी मैंने ख़रीदी 10,000 की। इस 2 ईयर्स में मशीनरी डिप्रिशिएट हुई। लेट्स सपोज डिप्रिशिएट हुई बाय 2,000। तो 10,000 माइनस 2,000, 8,000 इज़ द बुक वैल्यू ऑफ दिस मशीनरी। वो मैं मशीनरी किसी वेंडर को दिखाती हूँ, किसी सेलर को दिखाती हूँ और मैं उससे पूछती हूँ कि ये आप किस प्राइस पे ख़रीदेंगे। वो मशीनरी की कंडीशन वगैरह देख के कहता है कि जी बड़ी अच्छी कंडीशन में मशीनरी अभी मौजूद है, तो हम इसके आपको 9,000 रुपीज़ पे करेंगे। दिस इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट। फिर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कि मैं खुद से एस्टिमेट लगाती हूँ कि मेरी ये मशीनरी है, मैंने इतनी प्राइस पे ख़रीदी थी, ये इतने टाइम इस्तेमाल हुई, मैंने इसको रिपेयर भी कराया है, मैंने इसके ऊपर ये ख़र्चा भी किया है, ये मेरे बिज़नेस को इतना बेनिफिट भी दे सकती है, तो दिस एसेट शुड हैव दिस मच वैल्यू। दिस इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। बात समझ में आती है? तो जब हम वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो या वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट एसेट्स और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के हम अपने डिफरेंट एसेट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करें। यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन है इसका फोकस है ऑन 2 बेसिक टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। हम पहले बात करेंगे बॉन्ड्स पे, फिर बात करेंगे स्टॉक्स पे। अब ये होता क्या है, बेसिकली एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है। हमने देखा था कि जी इन्वेस्टमेंट होती है कुछ रियल एसेट्स में, जिस तरह से ज़मीन ख़रीद सकते हैं, मशीनरी ख़रीद सकते हैं, बिल्डिंग परचेज़ कर सकते हैं। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स भी होते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। मतलब कुछ ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे बिजनेस अपना पैसा लगा के फ्यूचर बेनिफिट्स ले सकता है। वो वो जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको हम सिक्योरिटीज़ कहते हैं बिजनेस की टर्म्स में।
दो मेन टाइप की हमारे पास इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ मौजूद हैं जो कि हमारा डिस्कशन का पार्ट हैं फॉर दिस कोर्स, दैट आर बॉन्ड्स एंड शेयर्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? अ बॉन्ड इज़ अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट। बेसिकली बॉन्ड एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि इशू करता है कोई कंपनी, कोई कॉरपोरेशन, और ईदर गवर्नमेंट कैन इशू दैट बॉन्ड। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं वो क्या करते हैं, इस बॉन्ड को परचेज कर लेते हैं। अब जिस कंपनी ने ये बॉन्ड इशू किया होता है उनके लिए ये बॉन्ड जो है इट इज़ टाइप ऑफ अ लाइबिलिटी। बेसिकली इसकी वर्किंग ऐसे होती है, मैं एक बिज़नेस ओन करती हूँ, मेरे बिज़नेस को पैसे चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस एक्स्ट्रा मनी को, कैश को, पैसे को रेज करने के लिए मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती हूँ कि जो लोग मेरे पास पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनको मैं फ्यूचर में कुछ रिटर्न, कुछ बेनिफिट दूंगी। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है दिस इज़ बेसिकली अ सिक्योरिटी। अब अगर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स रखी हैं बेस्ड ऑन डेट, डेट क्या होता है, लाइबिलिटी, मतलब कि जो लोग मेरे पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब बिजनेस पे लाइबिलिटी है, बिजनेस पे मस्ट है कि बिजनेस ने ये पैसे वापस करने हैं विद सर्टन रिटर्न अमाउंट। दिस इज बेसिकली अ डेट इंस्ट्रूमेंट। तो कोई कॉरपोरेशन हो या गवर्नमेंट हो जिसको पैसे की ज़रूरत हो, वो क्या करते हैं, ये बॉन्ड इशू करते हैं। टर्म इस्तेमाल होता है इशू करना, बॉन्ड सेल करते हैं या इशू करते हैं। और मकसद ये होता है कि जो लोग ये बॉन्ड ख़रीदेंगे वो बेसिकली इस बॉन्ड की परचेजिंग के थ्रू बिजनेस को पैसा लेंड कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। और पैसे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग सर्टन रिटर्न ऑन दीज बॉन्ड्स। अब इन बॉन्ड्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि लिंक्ड हैं, जो हमें बॉन्ड्स की वर्किंग के लिए समझना ज़रूरी है। उसमें पहला टर्म है जी मैच्योरिटी वैल्यू। अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? दिस इज़ बेसिकली फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड बेसिकली क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर होगा जिस पे कंपनी ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे कि फला कंपनी है, उसने ये बॉन्ड इशू किया है और इतने पीरियड का बॉन्ड है, और इतने पीरियड के बाद ये जो बिजनेस है इट इज़ लायबल टू रीपे दिस अमाउंट। तो जो जितना अमाउंट रीपे करना है, जो उस बॉन्ड की फेस वैल्यू है या उस बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा, दैट इज़ नोन एज द मैच्योरिटी वैल्यू। जिस तरह आप एक 100 रुपीज़ का नोट लो तो 100 रुपीज़ के नोट के ऊपर 100 अमाउंट लिखा होता है ना, ये वैल्यू क्या है, दिस इज़ फेस वैल्यू ऑफ दैट पीस ऑफ पेपर। एक पीस ऑफ पेपर है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो पीस ऑफ पेपर इशू किया है और विच इज़ अ गारंटी कि जिसके पास ये बंदा होगा वो 100 वर्थ की चीज़ें परचेज कर सकता है। तो उसी तरह बॉन्ड भी एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसपे उस बॉन्ड की वर्थ लिखी होती है कि ये $100 का बॉन्ड है, $1000 का बॉन्ड है। तो जितनी अमाउंट उस बॉन्ड पे लिखी हुई है दैट इज़ द मैच्योरिटी वैल्यू। ये वो अमाउंट होती है। अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये इशू किए जाते हैं फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास टाइम के लिए इशू किए जाते हैं। तो जब कोई बॉन्ड मैच्योर हो जाता है, हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मैच्योर होना, मतलब 5 साल का बॉन्ड था, उसने 5 साल गुजारे, तो हम कहेंगे ये 5 साल का बॉन्ड मैच्योर हो चुका है। ठीक है, तो मैच्योरिटी पे ये जो फेस वैल्यू होती है नॉर्मली ये बॉन्ड होल्डर्स को बिजनेस वापस रीपे करता है, इसीलिए इसको हम डेट इंस्ट्रूमेंट या लाइबिलिटी की कैटेगरी में डालते हैं। फिर आता है बॉन्ड कूपन रेट। क्या होता है, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है बॉन्ड्स के साथ रिलेटेड। अ बॉन्ड्स कूपन रेट इज द स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय द बॉन्ड्स फेस वैल्यू। कूपन रेट क्या है कि उस बॉन्ड की टर्म्स में बास टाइम ये लिखा होता है कि जिस बंदे ने ये बॉन्ड परचेज किया है उसको हर साल या एक ख़ास पीरियड के बाद इस बंदे को कुछ इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं, कूपन इंटरेस्ट रेट कहते हैं। दिस इज़ द एनुअल रिटर्न ऑन द बॉन्ड, इट इज़ द स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि जो इशुइंग फर्म होती है, जो सेलर होता है बॉन्ड का, वो गारंटी कर रहा होता है कि मैं ये कूपन रेट पे करूँगा। बास टाइम बॉन्ड्स पे हो सकता है कि लिखा हो कि इस पे कूपन रेट है, कूपन इंटरेस्ट रेट है, और बास टाइम ये भी हो सकता है कोई बॉन्ड ऐसा भी हो जिसके ऊपर कोई कूपन इंटरेस्ट रेट ना हो। तो फिर क्या होगा कि इस बॉन्ड की जो पेमेंट होती है, उस बॉन्ड से जो फ़ायदा मिलता है वो एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी मिलता है। जब बॉन्ड एक्सपायर होता है, ख़त्म होता है, उसकी मैच्योरिटी ख़त्म हो जाती है, फिर ही इन्वेस्टर को पैसे वापस मिल जाते हैं। ठीक है, और बास टाइम होता है कि इन्वेस्टर को हर साल
कुछ रिटर्न्स बिजनेस दे रहा होता है एज एन एक्स्ट्रा बेनिफिट. With discount rate, another important term is the discount rate. Discount rate is also known as capitalization rate, or it is the interest rate, which is the required rate of return. मतलब इस बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना रिटर्न एक्चुअली चाहिए था. फॉर एग्जांपल, मेरी एक कंपनी है, मैं बॉन्ड इशू करती हूँ, $100 का बॉन्ड इशू किया मैंने, और मैं कहती हूँ कि जी जो लोग मेरा ये बॉन्ड परचेज़ करेंगे उनको मैं हर साल ₹10 लेट्स सपोज पे करती हूँ, और मेरी 10 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट है. तो कोई इन्वेस्टर मेरा बॉन्ड क्यों परचेज़ करेगा? उसका बेसिक इंटरेस्ट होगा किसके अंदर, ये कितना रिटर्न पे कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ कि मैं 10% आपको हर साल इंटरेस्ट दूंगी, ये तो कूपन इंटरेस्ट रेट था. लेकिन मेरी इस किस्म की इन्वेस्टमेंट पे एक्चुअली इंटरेस्ट होना कितना चाहिए था, वो कहलाता है डिस्काउंट रेट. ये बेसिकली मार्केट का इंटरेस्ट रेट होता है, मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि इन्वेस्टर्स डिमांड करते हैं कि हमें इतना इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए. ठीक होती है बात. ये जो डिस्काउंट रेट है ये डिपेंड करता है कि कोई बॉन्ड कितना रिस्की है, प्लस जितना रिस्की होगा उतना उनको एक रिस्क प्रीमियम चाहिए होता है. मतलब एक तो मिनिमल अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए ही चाहिए इन्वेस्टर को, और साथ में वो जितना कोई एसेट रिस्की होता है उतना ज़्यादा हम उस पर रिटर्न चाह रहे होते हैं. ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ रिस्क फ्री रेट प्लस अ प्रीमियम फॉर रिस्क. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, और बिजनेस के इन्वेस्टर्स, या हम सिंपली इन्वेस्टर की बात करते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर, कोई इंडिविजुअल हो या कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो बॉन्ड्स के अंदर, तो उसके पास डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स की ऑप्शन अवेलेबल होती है. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स कौन से होते हैं और उनकी वैल्यू किस तरह फाइंड की जाती है. हर बॉन्ड की कुछ वैल्यू होती है, किस तरह कैलकुलेट की जाती है. The first type of bond which we are going to discuss is a perpetual bond. Perpetual bond, perpetual term perpetuity से निकला है. अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर याद हो, लेक्चर्स याद हो, तो उसमें हमने perpetuity पढ़ा था. perpetuity क्या होती है? It is a cash flow, such a cash flow which is of constant amount and it continues forever. Fixed amount forever. Fixed amount which is continued forever is a perpetuity. ये बॉन्ड कैसा होगा? ये बॉन्ड एक इस किस्म की इन्वेस्टमेंट है जो लोग इस बॉन्ड को परचेज करते हैं उनको हर साल फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा और हमेशा मिलता रहेगा. जब तक कंपनी चल रही है वो ये इंटरेस्ट पे करती रहेगी. तो इंटरेस्ट मिल रहा है फॉर इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज अ परपेचुअल बॉन्ड. अ परपेचुअल बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट नेवर मैच्योर, इट हैज़ एन इन्फिनिट लाइफ. ठीक है, इसका मतलब है जो इससे कैश फ्लो जनरेट होगा वो, अगर लेट्स सपोज हमने एक बॉन्ड परचेज किया जो कि इंटरेस्ट आई पे करता है, तो फर्स्ट ईयर में भी इंटरेस्ट आई पे करेगा, सेकंड ईयर में भी इंटरेस्ट आई पे करेगा, थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट आई पे करेगा, हमेशा ये इंटरेस्ट पे करता रहेगा. अब मैं इस किस्म के बॉन्ड की अगर प्रेजेंट वैल्यू, आज इंट्रेंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, इंट्रेंसिक वैल्यू मीन्स कितनी इसकी कीमत है आज, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस कैश फ्लो, ये जो इंटरेस्ट मुझे फिक्स्ड अमाउंट हमेशा के लिए मिल रहा है, मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. और हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में देखा था, लेक्चर्स में देखा था कि प्रेजेंट वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + i⁻n. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, v इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू interest divided by 1 + kd⁻1 plus 1 + kd⁻2 plus 1 by interest by 1 + kd⁻3 and so on. अब ये kd यहाँ पे क्या टर्म इस्तेमाल हुआ है? kd सिंपली द इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. देखिए, हम यहाँ पे ख़ास किस्म के इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की बात करें, ख़ास किस्म की इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पे हम एक रिजर्व एब्रीविएशन यूज़ करें, KD, जो उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट. KD रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही है, इंटरेस्ट रेट ही है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दी. इंस्टेड ऑफ आई हम क्या यूज़ कर रहे हैं? KD यूज़ कर रहे हैं. कॉन्सेप्ट बेसिकली वही है. बात समझ में आती है? तो दिस इज़, क्योंकि हमने इंटरेस्ट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया है, तो अब यहाँ पे मैं दोबारा आई लिखती तो कन्फ्यूजन हो जाती, इसलिए हमने उस इंटरेस्ट रेट को अब कहा है क्या? KD.
ठीक है। अब ये हमेशा के लिए कैश फ्लो है, उसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये बन जाएगा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के डी, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के डी। तो सिंपली अगर परपेचुअल बॉन्ड है और उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय के डी। यहाँ तक बात समझ में आती है, कोई मसला? एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है कि देयर इज अ बॉन्ड P विच हैज़ $1000 फेस वैल्यू एंड प्रोवाइड्स an 8% annual coupon. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of the perpetual bond? Face value maturity की वैल्यू है 10% और ये हर साल 8% इंटरेस्ट देता है। हर साल 8% इंटरेस्ट देने का मतलब है ये जो कूपन रेट परसेंटेज की है, इसका मतलब है जितना इन्वेस्टमेंट की है उसका 8% हर साल, जितनी की इन्वेस्टमेंट है उसका 8% हर साल इन्वेस्टर को मिलेगा। मतलब 8% ऑफ 1000 इज द कूपन विच विल बी द इंटरेस्ट अमाउंट विच विल बी पेड पर ईयर टू द इन्वेस्टर। और डिस्काउंट रेट या के डी की वैल्यू है 10%। हमने फाइंड करना है परपेचुअल बॉन्ड की वैल्यू। यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो 1000 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 8% या 0.08, जो कि आंसर आ जाता है $80। मतलब हर साल $80 इस इन्वेस्टमेंट पे रिसीव होंगे। के डी और डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो हमने वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फाइंड करनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के डी, $80 डिवाइड बाय 10% कैलकुलेट करते हैं तो 800। इसका मतलब है आज इस बॉन्ड की वैल्यू है 800। यहाँ तक बात समझ में आती है? अगले लेक्चर में इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।